साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्यूज्ड को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी रीड विथ सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से दोष मुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। साथियों, जजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे राइट से जुड़ा हुआ है। यूजुअली कई बार आपने देखा होगा कि अक्यूज का फॉल्ट नहीं है, पर एंटी करप्शन ब्यूरो या लोकायुक्त या विजिलेंस या सीबीआई ऐसा मानती है कि उसके द्वारा क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया गया है। अमाउंट को एज अ मैटर ऑफ राइट उसने अपने हाथ में लिया, उसके द्वारा सीरियस प्रकृति का अपराध कारित किया गया है और अंतोगत्वा उसे चार्जशीट किया जाए और उसके विरुद्ध गंभीर रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए। अब एक बात हमें यहाँ पर समझनी होगी कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो हमारे देश का वो स्पष्ट कहता है कि द अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट। पर जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसी है उसकी अप्रोच क्या है कि यू आर गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। तो कानून से बढ़कर, कानून से ऊपर जाकर ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और अंतोगत्वा आपके राइट्स को अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही मामले में इंटरव्यूइंग करते हुए ना केवल अक्यूज को कोर्ट ने डिस्चार्ज किया, अपितु जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन्वेस्टिगेट करती हैं, उनकी जो कार्यप्रणाली है उन पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि सबसे पहले तो आप झूठी कंप्लेंटों पर लगातार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हो, उसके बाद एफआईआर काट रहे हो, फिर चार्जशीट कर रहे हो और लंबे टाइम तक अक्यूज को हैरेस कर रहे हो। तो आपके अधिकारों को सिक्योर करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है सुप्रीम कोर्ट का। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो बातें बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यदि आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी राहतपूर्ण हो सकते हैं। साथियों, जो एजेंडा है हम डिस्कस करेंगे 4 पार्ट्स में। सबसे पहले साइटेशन का नाम, उसके बाद कंटेंट्स क्या रहे और उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या रहे कोर्ट के, ये हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और अंतोगत्वा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे ही मामलों में क्या हमें एंटीसिपेटरी बेल मूव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अंतोगत्वा हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे मामलों में हमें डिस्चार्ज पिटिशन फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और डिस्चार्ज पिटिशन से पहले हम कानून में क्या क्या ऐसे प्रोटोकॉल ले सकते हैं कि हम अपने राइट्स को और अपनी लिबर्टी को सिक्योर कर पाएँ। गॉट द पॉइंट ना? क्लियर हुआ आप सबको? चलिए साथियों, जजमेंट का नाम है कंचन कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट है 14/9/2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। तो आई थिंक दैट आपको मैंने क्रेडेंशियल्स जो है सप्लाई कर दिए हैं इस जजमेंट को लेकर। अब मैं आ रहा हूँ फैक्चुअल स्कोर पे। इन दैट केस द अपील इज अगेंस्ट द कॉन्करेंट डिसमिसल बाय द ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज फाइल्ड बाय द अपीलांट अंडर सेक्शन 227 ऑफ द CRPC। साथियों, इस मामले में एक एप्लीकेशन फाइल हुई सेक्शन 227 CRPC के तहत, जिसे हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और यह कहना था उनका कि प्रथम दृष्टया मामला चार्ज फ्रेमिंग का पाया जाता है। अब ज़रा सोचो कि इस जगह आप होते तो आप तो हिम्मत ही हार जाते कि भाई कौन लड़े। हमें कुछ लोगों ने कहा है कि चार्ज की स्टेज पर तो बहस करनी ही नहीं चाहिए। चार्ज लगने का मतलब ये है कि चार्ज लगेगा, देयर इज़ नो स्कोप फॉर द डिस्चार्ज। और ये विश्वास आपको दिला दिया जाता है कि चार्ज जैसी कोई भी रेमेडी कानून में नहीं है। इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। ज़रा फ़र्ज़ कीजिए स्थितियों को कि वो सेशंस कोर्ट में गया और उसने सारे पॉइंट्स को रखा, पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नो, वी आर हैविंग अ प्रीमा फेशियल केस अगेंस्ट यू, हम प्रोसीड करेंगे एंड यू हैव टू फेस द चार्ज। डिसअपॉइंटेड हुआ, वापस से थोड़ी सी हिम्मत आई, एनर्जी आई, फिर वो हाई कोर्ट में गया। फिर से उसने प्रयास किया कि भाई अब तो डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए, पर हाई कोर्ट ने कह दिया नो, वी विल नॉट इंटरफेयर। मामला करप्शन का है, मामला गंभीर है, प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है, एंड नाउ द ट्रायल विल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। अब क्या करना चाहिए था उसको?
ट्रायल फेस करनी चाहिए थी ना, उसने ट्रायल फेस नहीं करी। वो आखिरी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट चला गया बाय फाइलिंग ऑफ SLP। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील या कोई रिवीजन या कोई रिव्यू डायरेक्टली जो है फाइल नहीं किया जा सकता। आपको प्राइमरी स्टेज पर SLP फाइल करना होगा, जिसे हम कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। अगर वो एडमिट होती है तो ही वो फिर फर्दर प्रोसीडिंग्स में कन्वर्ट होती है। बट इंसेप्शन में कोर्ट को कन्वे करना होता है कि यस इट इज़ अ फिट केस कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना है। तो उस रेमेडी का नाम है SLP स्पेशल लीव पिटिशन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, नोट कर लिया जी। चलो जी, फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या फैक्ट्स है? द अपीलेंट ज्वाइंट द बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। कि अपीलेंट जो है, अक्यूज जो है, इसने ज्वाइन किया बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इन द कैपेसिटी ऑफ एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। ऑन 19/7/1974, 19 जुलाई 1974 को उसने एज असिस्टेंट कमिश्नर किसी कॉरपोरेशन में ज्वाइन किया जो कि बिहार राज्य में है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 13 years, it means in 1987, a complaint came to be filed against the appellant for having allegedly purchased 3 houses and 2 pieces of land in the Bihar। अब इसके विरुद्ध एक कंप्लेंट जो है दर्ज हुई कि आपने 3 तो मकान ले लीजिए और 2 जो है आपने ज़मीनें खरीद ली, और ये कंप्लेंट दायर हुई है 1987 में। क्लियर है? चले आगे। विच अकॉर्डिंगली टू द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट इस केस में है ACB, उसके अनुसार ये डिसप्रपोर्शनेट है टू द अपीलेंट नोन सोर्स ऑफ द इनकम। कि इतना उसके पास असेस्ड हो गया जो कि उसका नोन सोर्स से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके लिए उन्होंने नाम दिया है डिसप्रपोर्शनेट टू द नोन सोर्स ऑफ द इनकम। दिस कंप्लेंट वॉज इंक्वायर्ड इनटू एंड आफ्टर अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन द एलिगेशंस वर फाउंड टू बी फॉल्स। इस केस में पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, डिटेल इंक्वायरी सब हो गई, पर एलिगेशंस क्या मिले? फॉल्स। Except for a residential house in Patna, which the appellant had purchased on 29/8/1988 for rupees 2,26,500 with the help of a loan from the BSFC, no other assessed could be traced to the ownership of the appellant। कि सिर्फ एक मकान को छोड़ के जो उसने लोन पे लिया है, अदर प्रॉपर्टी जो उससे कनेक्टेड बताई गई उसे किसी भी रूप में ट्रेस आउट नहीं किया गया, और ट्रेसिंग में भी वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो नहीं मिली कि वो अपीलेंट से किसी न किसी रूप में कनेक्ट होती हो या अपीलेंट ने उनकी ऑनरशिप को लिया हो। हाउएवर, डिस्पाइट फाइंडिंग नो मेरिट इन द एलिगेशन द इन्वेस्टिगेशन वॉज केप्ट पेंडिंग। पर इसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग रखा गया। ये मेलाफाइड है, ऐसा कहीं केसों में होता है, चाहे आप सेक्शन 7 में देखें, चाहे सेक्शन 8 में देखें, चाहे सेक्शन 13(1)D में देखें, कि एलिगेशंस नहीं हैं, केवल मियर हाइपोथेटिकल अप्रोच है, पर इन्वेस्टिगेशन को ये पेंडिंग छोड़ देते हैं कि चलो आगे देखेंगे। क्यों भाई? इन्वेस्टिगेशन एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अगर आपके पास एलिगेशंस नहीं है, आपके पास सस्टेनिंग एविडेंस नहीं है, तो आपको ड्रॉप करना होगा, जिसके लिए सेक्शन 169 CRPC में प्रावधान है, पर उसे ये एक्सरसाइज करना चाहते ही नहीं है। इनका टारगेट क्या कि अभी नहीं मिला तो बाद में मिल जाएगा, पर लंबे टाइम तक अपन पेंडिंग रखते हैं। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि द इन्वेस्टिगेशन कुड नॉट बी केप्ट पेंडिंग फॉर द इनफाइनाइट टाइम। अगर आपके पास एलिगेशन नहीं है, आपके पास प्रॉपर कोई एविडेंसेस नहीं है, तो आपको टाइमली क्लोज करना है, और इसके लिए CCA रूल्स में प्रावधान भी है। आप उसका भरपूर रूप से उपयोग करो। अगर ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स का आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो आप उन प्रोसीडिंग में जाकर काउंटर अटैक भी कर सकते हो कि भाई लंबे टाइम तक आपने क्यों पेंडिंग रखा, इसके पीछे आपका लालच क्या है। तो जिस परिधि में आप हो उस परिधि में ये भी है। और कहते हैं ना, जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है दूसरों के घर पत्थर मारने का। तो कम से कम आपको नियमों की जानकारी नहीं है, जिसलिए आप घबरा जाते हो, और अल्टीमेटली आपका शोषण या आपका हैरेसमेंट होता रहता है। तो आप घबराने का नहीं है, फैक्ट समझते चलो, कानून समझते चलो, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। क्लियर है? गॉट द पॉइंट? चलो आगे चलिए। इन द मीन वाइल लाइफ मूव्ड ऑन एंड इन द ईयर ऑफ 1996 द अपीलेंट जॉइंड द Oil and Natural Gas Commission as Deputy General Manager on deputations, keeping his lien with BSFC. 4 years after joining ONGC, an FIR came to be registered against him on 21/2/2000 under Section 13(1)D
रीड विद सेक्शन 13(2) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। उसके बाद इन भाई साहब ने आगे फर्दर जो है कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया और उनके खिलाफ वर्ष 2000 में 13(1)(d) PC एक्ट के तहत जो है FIR दर्ज की गई। ऑन द सेम एलिगेशन ही possessed assets disproportionate to the known source of income. These alleged assets were acquired during his tenure with BSFC. Consequently, the check period in the FIR was considered from the date he joined BSFC, it means 19 July 1974, to the date of registration of the residential house purchased by him, it means 29/8/1988. The appellant wrote a letter to the Director General of the Police, Patna, raising a grievance that calculation in the FIR is undervalued concerning his income and overvalued is assessed during depreciating a false and inflated account of his expenditure। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि जो चेक पीरियड लिया गया उसमें दो चीज़ें देखी गई। जिस दिन उसने BSFC को ज्वाइन किया और जिस दिन उसने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, पर उसने एक लेटर लिखा अल्टीमेटली DG को कि आप जो ये कर रहे हो ना जी, ये गलत है। आपने प्रॉपर एक तो चेक पीरियड काउंट नहीं किया और इसके साथ साथ मेरा कहना ये है कि आप मेरी इनकम को तो कर रहे हो अंडर वैल्यूड और जो एक्सपेंडिचर ये है या मेरे जो असेस्ट है उसको कर रहे हो ओवर वैल्यूड, जो गलत है। आपकी जांच गलत है, आपकी प्रक्रिया गलत है। तो एक समझने की बात यह है कि अक्यूज इनिशियल लेवल पर जाग गया था, वो सोया नहीं था। और यूजुअली आप लोग सो जाते हो, चुप्पी साध लेते हो। आपको एडवाइस क्या मिलता है? अरे भाई चुपचाप बैठ जाओ, अपना डिफेंस खुल जाएगा, अपने बैंड बाजे बच जाएंगे, ACB जांच कर लेगी। अरे भाई कब तक चुप बैठोगे? कितने साल चुप बैठोगे? अंतोगत्वा कन्विक्शन हो जाएगा, फिर रोते फिरते रहोगे। आपको जगना पड़ेगा भाई। अगर जब ACB एक्टिव है तो आपको भी एक्टिव होना है। वो कागजी खेल खेल रहे हैं, आपको भी कागजी खेल खेलना है। उनका जो चेक पीरियड है, उनका जो प्रोसीडिंग्स है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया है, उसको आपको चैलेंज करना है और उसको हिट डाउन करना है। क्लियर हो गया आपको? बैठ के चलूँ आगे? चलिए। Eventually, a charge sheet came to be filed on 11/9/2007. It means about 7 years after investigation. In fact, 20 years after complaint on this very allegation, which was found to be false by the authority. Be that as it may, the charge sheet filed against the appellant indicated that he earned a total income of rupees so and so, incurred an expenditure of rupees so and so. In the view, the charges against appellant was having 2,22,825 rupees disproportionate to the known source of his income. The charge sheet indicated two components of his income, saving and two home and car loan from BSFC. On the other hand, the charge sheet includes 6 components of the expenditure: the payment towards the construction, general expenditure, amount deposited in the bank accounts, loan repayment, LIC deposit, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द आर्टिकल फाउंड ड्यूरिंग द सर्च। क्लियर होगी बात ये? तो एक्सपेंडिचर और इनकम को लेकर एक स्पेसिफिक ब्यौरा चार्जशीट में इंकॉर्पोरेट करते हुए कोर्ट में पेश किया गया और उसको अलग अलग वाइज में हेड आउट किया गया, जिसे कहा गया कंपोनेंट ऑफ द इनकम एंड कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया अपने को? चले आगे। एट द रिलीवेंट स्टेज द अपीलेंट अप्लाइड बिफोर द कोर्ट फॉर डिस्चार्ज, और उसकी एप्लीकेशन को जो है खारिज किया गया। फिर वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से भी उसकी अर्जी को खारिज किया गया और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जो है अपीयर हुआ। अब यहाँ पर राइवल कंटेंशंस क्या थे? द बेसिक ऑब्जेक्ट रिलेटिंग टू द कैलकुलेशन एंड रॉन्गफुल इंक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम was sufficient for the trial court to discharge the appellant. In a simple and straightforward summation, he took us towards certain glaring errors that were evident from the record of the case before the Special Judge Vigilance. In support of the submission, that concerned counsel relied on number of judgment of Supreme Court. उसने अपेरेंटली कोर्ट से कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं इस केस में, तो कोई भी केस मेड आउट ही नहीं हो रहा है, बट एक रूटीन मैनर बन चुका है ट्रायल कोर्ट्स का या हाई कोर्ट का कि भाई चार्ज लगा दो, आगे देखा जाएगा क्यों। और उसने वेरियस जजमेंट पर भी जो है रिलाई किया अपने डिस्चार्ज के लिए, अपने सबमिशन को सपोर्ट करने के लिए। द काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, जो अपोजिट पार्टी थी, हैज़ कंटेंट दैट कि ट्रायल कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने एप्लीकेशंस को राइटली जो है वो रिजेक्ट किया है, जिस कारण कोई भी स्कोप जो है इंटरवेंशन का नहीं बनता है। क्लियर होगी बात ये? चले आगे। चलिए, इशू क्या था कोर्ट के सामने? वेदर द अपीलेंट इज इंटाइटल्ड डिस्चार्ज
फ्रॉम द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्या अक्यूज को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की प्रोसीडिंग से डिस्चार्ज किया जा सकता है या नहीं। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने सेक्शन 227 CRPC को देखा, डिस्चार्ज के जो प्रोविजंस हैं उनको देखा, और इससे संबंधित निर्णय एक तो है प्रफुल्ल कुमार का, दूसरा है सज्जन कुमार का, और इसके अलावा है दीपक भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का एनालिसिस किया और उसको कंसिडरेशन में लिया, उसको अवलोकन में लिया कि इनकी जो गाइडलाइंस है वो वास्तव में इस केस में अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं। एनालिसिस किया था कोर्ट का। विदाउट गेटिंग इनटू टू मच डिटेल वी कंसिडर टू बी अप्रोप्रिएट एंड इट इज़ सफिशिएंट टू इंक्लाइन द लिबर्टी। कोर्ट ने कहा जी लिबर्टी को हम इंक्लाइन करते हैं, इट इज़ अ फिट केस टू इंक्लाइन द लिबर्टी। अब वो कैसे इंक्लाइन हुई है इसको हम समझते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्शन पर्टेन टू द इंक्लूजन ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹55,000 recorded as bank balance amount in the appellant's bank account during the check period, accordingly counted as an expenditure in the charge sheet. However, the bank passbook filed by the appellant, which was available to the investigating officer and the special judge vigilance, evidently records a balance amount of ₹11,000 during the check period. The difference in the figures was not explained by the prosecution. Accordingly, the special judge and High Court failed to reconcile such a simple and straightforward calculation, which is totally inconsistent in the prosecution evidence. We are of opinion that only an amount of ₹11,998 recorded in the appellant's bank passbook during the check period as a balance amount is validly admissible as expenditure under this head. तो सबसे पहली बात कोर्ट ने देखी कि एक्सपेंडिचर को लेकर एक गलत कैलकुलेशन एजेंसी ने करी। एजेंसी का कहना यह था कि 55,000 रुपये उसके बैंक खाते में है और ये एक्सपेंडिचर है चेक पीरियड काउंट का। बट सबसे हैरानी की बात ये थी कि जो रियल एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी कम था, जिस बारे में ज्ञापन भी दिया गया एजेंसी को, ज्ञापन में दिया गया कोर्ट को, ज्ञापन में दिया गया हाई कोर्ट को, पर सब ने ही इस फैक्ट को ओवरलुक कर दिया, जबकि ये कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और सिंपल कैलकुलेशन थी। तो कोर्ट ने जो रियल अमाउंट था उसको एक्सपेंडिचर की हेड में रखा और जो फ्लिम्जी और हाइपोथेटिकल अमाउंट था उसको स्ट्रक आउट कर दिया। क्लियर हो गया? कितनी राहत मिलेगी अक्यूज को। तो आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक एक बात लिख कर दो अथॉरिटीज़ को कि इस बिंदु पे जांच करो, आप गलत जांच कर रहे हो, चेक पीरियड में जो आप एक्सपेंडिचर काउंट कर रहे हो ये गलत है, रियल एक्सपेंडिचर जो है ये है, और इस तरह से इसको जो है कैलकुलेट किया जाए। आपको मैटर को उलझाना है, बट उसके लिए टेक्निक्स कानून की जो है उपयोग में लेनी है। द प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। वी आर नॉट सपोज टू प्रूव, वी आर सपोज टू क्रिएट a great confusion in the prosecution case so that we could win the battlegrounds। ठीक है जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है। The second objection is regarding the inclusion of an amount of ₹53,467 as expenditure towards the repayment of the loan. However, the amount repaid towards the loan installment was already deducted from the appellant's gross salary, and deducted figure was recorded as total disposable income with the appellant during the check period. Hence, loan repayment cannot be separately counted as an expenditure। तो यहाँ पर एक रताड़ लगाई अथॉरिटीज़ की कि जब उसकी सैलरी से ऑलरेडी लोन का अमाउंट कट रहा है तो आपने इसका अलग हेड बनाया क्यों, गलती ऐसी करी कैसे आपने। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को स्ट्रक आउट ही कर दिया। क्लियर हो गया बात ये? चलिए जी। थर्ड ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ ₹1,58,562 एज द वैल्यू ऑफ दिस आर्टिकल फाउंड ड्यूरिंग अ सर्च conducted in the appellant house on 21 February 2000, 12 years after the check period of so and so. This is nothing to indicate even a prima facie. These articles found during the search in the year of 2000 were acquired during the check period. In the absence of any linking material, the accused could not be charged. जो भी उसके पास आर्टिकल मिले, ऐसा कोई भी लिंकिंग एविडेंस नहीं है कि ये चेक पीरियड से संबंधित हों या उससे वो कनेक्ट हो रहे हों। जब तक कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है तो सरमाइसिस पे, कॉन्जेक्टर्स पे या हाइपोथेटिकल व्यू में जाकर हम कोई भी चार्ज को फ्रेम नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट झटका है विजिलेंस या एसीबी के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, द 3 heads of expenditure discussed here and above must be excluded from the appellant total alleged expenditure during the check period. First, the appellant's actual balance amount reflected in the bank passbook. Number 1, it should be 11,998, not 55,000. It must be taken into consideration. Further, the second and third amount, as indicated above, must be excluded from the expenditure mentioned in the charge sheet
and accordingly the total expenditure comes to 269,355, not 524,386, which is based on certain mistake that we have indicated here and above. This is the expenditure that is 269,355, which is to be contrasted with the income of the appellant, that is 301,561 month, and hence no prima facie case is made out and hence the accused is hereby discharged. तो कुल मिला के कितना अच्छा खेल खेला, एक यहाँ पर काट देना। तो कुल मिला के एक अच्छी मैथमेटिक्स, एक अच्छी कैलकुलेशन कि इनकम के कॉन्ट्रास्ट में आप एक्सपेंडिचर को लेके आके बैलेंस कर दिया आपने। कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया मामला बनता ही नहीं है। तो एक बात ध्यान रख लो कि जब भी आप डिस्चार्ज के लिए मूव कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर सीए जो है साथ में लेके चलो। अगर मामला है डिसप्रपोर्शनेट ऑफ असेस्ट का, आपको एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करना है विद द असेस्ट, और जो चेक पीरियड कैलकुलेशंस हैं और जो रियल आउटकम्स हैं उनका लिंकिंग क्या है इसको भी आपको देखना है। अगर आप इस वर्कआउट में कामयाब हो जाते हो तो कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनेगा, और अगर चार्जशीट फाइल करते भी हैं देन यू कुड अप्लाई फॉर द डिस्चार्ज। तो आप एक बात नोट कर लो आखिरी में कि हमें एक प्रॉपर ज्ञापन हमेशा ही सौंपना है अथॉरिटीज़ को, सारी बातों को लिखना है और ये भी स्पेसिफिक करना कि अपराध क्यों नहीं पाया जाता है, और इसके साथ साथ आप ऑडिट जरूर करा लें या सीए से राय जरूर लें। कारण क्या होता है कि अगर आप एक प्रॉपर कैलकुलेशंस पेश करेंगे और वो कैलकुलेशन एक्सपर्ट ने करी है तो वो आखिरी तक स्टैंड रहेंगी, हमें कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं आनी है। तो साथियों मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। साथियों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।